वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के नोट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं नोट्स। चैप्टर तो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल लर्नर बी पर कंप्लीट कराया हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स भी इसके अवेलेबल हैं। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स में या फिर हमारे देश में उस समय पे प्रॉब्लम्स क्या थी। तो 200 साल पहले चीज़ें काफ़ी अलग थी। ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनकी शादी बहुत ही कम एज में 10 साल 11 साल 5-5 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। हिंदू हो या मुसलमान, मेन जो हैं वो एक से ज़्यादा वाइफ्स रख सकते थे। विडोज़ को प्रेज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की जाती थी कि अगर वो अपने पति की जलती हुई चिता में वो कूद जाएं, यानी कि अगर वो सती हो जाएं, जल जाएं अपने जैसे कि उनके पति की डेथ हो गई है किसी विमेन के और उसकी चिता में आग लगाई जा रही है उसके पति की चिता में, तो विमेन जिंदा उसमें कूद जाए या जिंदा उसके साथ जल जाए, इसको बड़ा ही अच्छी बात मानी जाती थी। विमेन्स विडोज़ यानी कि विधवा औरतों को बड़ी तारीफ़ें की जाती थी अगर वो सती होती थी। वो अपने पति की जो फ्यूनरल पाया में अगर कूद जाती थी, मतलब जिंदा जल जाती थी अपने पति की चिता में, तो अगर बड़ी तारीफ़ें होती थी कि मतलब सती मैया की जैसे बोलते थे। ज़्यादातर विमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। विमेन को पढ़ाई लिखाई की कोई मतलब परमिशन थी ही नहीं। ज़्यादातर औरतें ये बिलीव करती थी कि एजुकेशन से वो विधवा हो जाएंगी। तो हमारे समाज में इस तरीके की भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि विमेन अगर एजुकेशन लेगी तो उसके पति के साथ कुछ गलत हो जाएगा या फिर उसके पति की डेथ हो जाएगी। पीपल वर डिवाइडेड इनटू हाई एंड लो कास्ट। 200 साल पहले ये जो जातिवाद था ये बहुत ही ज़्यादा था। अपर कास्ट जो है ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। तो जो लोअर कास्ट होती थी उनके साथ बहुत ही ख़राब बर्ताव किया जाता था कि तुम दूर रहो। अगर वो किसी चीज़ को छू भी देते थे तो उसके कि जी हमें तो फिर से नहाना पड़ेगा, मतलब ये इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की धारणाएं हमारे समाज में थी। लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स। लोअर कास्ट को समझा जाता था कि ये तो मतलब ऐसे कुछ इंसान हैं जो मतलब लोअर है, इंसान की श्रेणी से ये नीचे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज में फैली हुई थी। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, तो बदलाव किस तरीके से हमारे समाज में आए। इट वॉज इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। तो कई सारे रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय सामने आए और लोगों की मदद करी। तो ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना करी थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी या किसने बनाया था ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में। राम मोहन रॉय फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी। राम मोहन रॉय को लगता था कि बदलाव बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे। तो जो बदलाव है समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं यानी कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं ये समाज में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सती प्रथा और जो है कि लड़कियों को बच्चियों को एजुकेशन नहीं दी जाती है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और सती होना तो मतलब बहुत ही, एक जिंदा औरत को आप जला रहे हो उसके पति की चिता में, कितना गलत है। तो इसके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। ही वॉन्टेड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। तो वो चाहते थे कि समाज में औरतों को समान अधिकार मिले। वेस्टर्न नॉलेज यानी कि जो बाहर के देशों की जो ज्ञान की पद्धति थी, जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में भी आया, ऐसा राजा राम मोहन रॉय चाहते थे। तो ये है राजा राम मोहन रॉय और कि मतलब सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। चेंजिंग लाइव्स ऑफ विडोज़। विडो होती हैं विधवा औरतें, उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आया। राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइव्स। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा लगता था कि विडोज़ के साथ जो विधवा औरतें होती हैं उनके साथ कितना बुरा होता है। ही बिगेन कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो जो सती प्रथा थी कि विमेन को जिंदा जला दिया जाता था, उसके पति की चिता की आग में, उसको रोका जाना चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी मतलब पिटिशंस करी और फाइनली उसको बंद भी करवा दिया। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट। तो उन्होंने कई सारे अपने लेख लिखे और उसमें ये दिखाने की कोशिश करी कि हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सती होना चाहिए या फिर एक औरत को जल जाना चाहिए उसके पति की मौत के बाद। ऐसा हमारे कहीं भी किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है, ऐसा उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड ऑल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम। तो काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी देखा कि औरतों के साथ कितना गलत हो रहा है, तो उन्होंने इस प्रथा को रोकने की
शुरुआत करी। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में विडो रीमैरिज, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए और विमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। तो गर्ल्स बिगिन टू गो टू स्कूल, अब जो है लड़कियां स्कूल जाने लगी। ऑल रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट इट वॉज नेसेसरी टू एजुकेट वुमेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, हर किसी को लगता था कि वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यासागर सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन कैलकाटा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए। वीरसलिंगम एस्टैब्लिश अ गर्ल्स स्कूल एट धवलेश्वरम एंड राजामुंद्री, तो और काफ़ी भी लोग जो थे जैसे कि वीरसलिंगम, इन्होंने भी गर्ल्स के लिए पढ़ाई के लिए काफ़ी स्कूल्स सेटअप करे। प्रॉब्लम फेस्ड बाय गर्ल्स टू गो टू स्कूल, अब लड़कियों को ऐसी क्या दिक्कतें आती थी? पहले तो मतलब एक समाज में भ्रांति थी कि भाई लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ेंगी तो उनके पति मर जाएंगे, तो नहीं थी एजुकेशन। फिर और भी क्या क्या दिक्कतें थी? तो व्हेन स्कूल्स, जब जो स्कूल होते थे गर्ल्स के लिए वो ओपन किए गए मिड 19th सेंचुरी में, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, काफ़ी सारे लोग तो मतलब डरते थे कि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो क्या होगा। दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक वर्क, तो स्कूल जाएंगी तो बच्चे घर का काम कब करेंगी, तो ये सब स्कूल जाने से वो बिगड़ जाएंगी, ऐसा सोचा जाता था। विमेन राइट अबाउट विमेन, विमेन के बारे में ही लिखना शुरू करा। तो फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम विमेन प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग विमेन, तो मुस्लिम विमेन ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपनी फेलो विमेन के एजुकेशन के लिए। प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर स्टार्टेड एट अलीगढ़, प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन मतलब होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड, तो वो प्राइमरी स्कूल होते हैं, स्टार्टिंग में शुरू करे गए बच्चियों के लिए। रुकैया बेगम रुकैया शिखावत हसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता, पटना और कलकत्ता में भी मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल्स स्टार्ट किए गए। इन 1880s इंडियन विमेन स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, तो 1880s में विमेन जो है हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ तक पढ़ने के लिए जाने लगी। डॉक्टर्स बनी, टीचर्स बनी, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस में गई। मैनी विमेन बिगिन टू राइट अबाउट द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, काफ़ी सारी औरतों ने ये भी लिखना शुरू करा कि भाई औरत का भी तो कोई हिस्सा है, कोई हक है सोसाइटी में। मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स, अब ये सब बातें हुई तो कुछ मूवमेंट्स भी हुए होंगे और इसमें चीज़ों में कुछ बदलाव भी आए होंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही सजेस्टेड विडो रीमैरिज एंड लॉ वाज पास्ड इन 1856 फॉर द सेम, तो विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पास हो गया था, कि पहले तो था कि नहीं कर सकती, इलीगल है, फिर लॉ के तहत कि भाई वो दोबारा से शादियां कर सकती हैं। वीरसलिंगम पंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज, इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए एक एसोसिएशन बनाई। स्वामी दयानंद फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड दया समाज एंड ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी एक आर्य समाज खोला और वो भी विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट करते थे। ही ऑल्सो फेल्ट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, की भाई वो ये भी मानते थे कि अगर वुमेन की कंडीशन को सच में इम्प्रूव करना है तो उनको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्स ऑफ कुरान टू आर्ग्यू फॉर द वुमेन्स एजुकेशन, तो मुमताज़ अली ने कुरान के ही वर्सेस, कुरान की ही जो आयतें हैं उनको बताया कि भाई देखो इसमें लिखा है कि वुमेन का एजुकेटेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता, हमने देख लिया। ताराबाई शिंदे ने भी किताबें लिखना शुरू किया इन क्रिटिसाइजिंग सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड विमेन, और विमेन और मैन के बीच में कितना ज़्यादा भेदभाव होता है समाज में, वो भी उनने ताराबाई शिंदे ने लिखना शुरू किया। ये है पंडिता रमाबाई, पंडिता कहा गया इनको, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी हैं। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, पायनियर थी, मतलब अग्रणी थी किसमें, पायनियर इन एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, विमेन का उद्धार करने के लिए फर्स्ट विमेन थी जिनको पंडिता का टाइटल मिला, एक संस्कृत स्कॉलर सरस्वती, आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने इनको ये उपाधि दी थी जब इनका पूरे टेस्ट वगैरह ले लिए गए थे। वन ऑफ द 10 वुमेन डेलीगेट्स ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ 1889, तो 1889 में 10 औरतें जो थी कांग्रेस के सेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से एक पंडिता रमाबाई थी। केशव चंद्र सेन गेव हर अ कॉपी ऑफ वेदास टू रीड, तो केशव चंद्र सेन ने इनको वेदास की कॉपी दी थी कि भाई आपको भी, पहले वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता था ना वुमेन को, तो पंडिता रमाबाई ने पढ़े वो भी, क्योंकि वो एक स्कॉलर थी, पढ़ी लिखी वुमेन थी। जब पढ़ोगे लिखोगे ही नहीं है ना, पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा औरतों को, तो पढ़ेंगी कहाँ से। तो पंडिता रमाबाई वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, बहुत अच्छे से इनको संस्कृत आती थी। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज अप्रेसिव टुवर्ड वुमेन,
इन्होंने जब पढ़ा ग्रंथों को, चीज़ों को जाना, तो इनको लगा कि जो हिंदू धर्म है वो मतलब विमेन के लिए काफ़ी ऑप्रेसिव है। हिंदू एक्चुअली धर्म में कुछ नहीं होता है, ये सब समाज में कुरीतियाँ फैल जाती हैं। शी रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स। तो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स को जो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनकी जो मिजरेबल बुरी कंडीशन थी उनकी ज़िंदगी की, उनके बारे में पंडित रमाबाई ने लिखा। शी फाउंडेड अ विडोज़ होम एट पूना to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands relatives। तो उनके लिए उन्होंने विडो होम खोला उन औरतों के लिए जो विडो जैसे कि विधवा हो जाती थी, उनके हस्बैंड या फिर मतलब ऐसी औरतें जिनके हस्बैंड उनके साथ बुरा बर्ताव करें या फिर रिश्तेदार बुरा बर्ताव करें, उनके लिए एक विडोज होम खोला पंडित रमाबाई ने पुणे में। हियर वुमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली। तो वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो खुद को मतलब पैसे वो कमा सकें अपने लिए। अब ताराबाई शिंदे के बारे में देखते हैं। ताराबाई शिंदे 1850 से लेकर के 1910 फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट थी इसका मतलब यह है कि औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाती थी। हु प्रोटेस्टेड पेट्रियार्की। पेट्रियार्की होती है कि भाई पुरुष प्रधान समाज जिसमें पुरुषों की चलेगी, जो पुरुष कहेंगे जो आदमी कहेंगे वही सही होगा, औरतों की नहीं सुनी जाएगी। तो उन्होंने पेट्रियार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कास्ट सिस्टम के खिलाफ 19वीं सेंचुरी में, उस समय पर जब कोई इन सब चीज़ों के बारे में बोल नहीं सकता था। आप तो आज तो आपके पास कुछ भी हक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तब नहीं होता था, औरतें तो कुछ मतलब बोल ही नहीं सकती थी। शी इज़ नोन फॉर हर पब्लिश वर्क स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो इन्होंने एक किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना, ओरिजिनली पब्लिश इन मराठी 1882 में मराठी में पब्लिश किया गया था इस किताब को। पैम्फलेट इज़ अ क्रिटिक ऑफ अपर कास्ट पेट्रियार्की एंड इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट। तो इंडिया में मतलब फेमिनिज्म आपने शायद सुना होगा इस शब्द के बारे में कि औरतों को समान अधिकार मिले। सब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो बेसिकली इसका जो इंटरप्रिटेशन है मतलब है कि औरतें आदमियों से कम नहीं हैं, उनको कम अधिकार या फिर कम हक नहीं मिलने चाहिए आदमियों से औरतों को। यही है फेमिनिज्म। जो आदमी कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं। तो ये इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट मानी जाती हैं क्योंकि इन्होंने जो है मेल में और फीमेल में कंपैरिजन बिठाया और कहा कि देखो मतलब क्या कमी है औरतों में। तो इट वॉज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर दैट टाइम। उस समय पर भाई औरत और आदमी समान कह देना भाई ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी उस समय के लिए। तो इन्होंने रिलीजियस हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े जो मतलब वुमेन के लिए ऑपरेशन थे, वो चीज़ें गलत हैं। अब व्यू पॉइंट दैट कंटिन्यू टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिबेटेड। तो इनके जो व्यू पॉइंट थे वो आज भी डिबेट किए जाते हैं कि क्या था, सही था, गलत था, वो सब। अब हम देखते हैं बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में। तो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन वॉज अ लीडिंग फेमिनिस्ट राइटर एंड अ सोशल वर्कर इन अनडिवाइडेड बंगाल ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। तो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था उस समय पर, ये थी 20वीं शताब्दी में। शी इज़ मोस्ट फेमस फॉर हर एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड अदर सोशल इशूज़। तो जेंडर इक्वालिटी यानी कि जो हमारा समाज है उसमें आदमी और औरतों को समान अधिकार मिले। शी एस्टैब्लिश फर्स्ट स्कूल एम प्राइमरीली एट मुस्लिम गर्ल्स। तो मुस्लिम गर्ल को पढ़ाने के लिए इन्होंने स्कूल खोला जो आज भी चल रहा है। शी वॉज अ नोटेबल मुस्लिम फेमिनिस्ट। मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर सच एज तस्लीमा नसरीन साइट हर एज ए इन्फ्लुएंस। तो जो मॉडर्न राइटर है तस्लीमा नसरीन, वो इनको कहती हैं कि मतलब ये इनकी तस्लीमा नसरीन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन को अपना आइडल मानती हैं। बेगम रुकैया ऑल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर सुल्तानाज ड्रीम एंड पदमार्ग। तो सुल्तानाज ड्रीम जो था उसमें ये था कि मतलब औरतें वो सारे काम कर रही हैं जो मतलब आदमियों से ज़्यादा मतलब सारे काम अब विमेन कर रही हैं, यही था सुल्तानाज ड्रीम में। बेगम रुकैया हुसैन काफ़ी अच्छी राइटर थी और इन्होंने विमेन की आज़ादी के लिए मतलब विमेन अपने ही घरों में कैद ना रह जाएं और बाहर निकलें, डेवलप करें, एजुकेटेड हो, इसके लिए काफ़ी काम किया। अब है कास्ट एंड रिफॉर्म। तो जो कास्ट एंड रिफॉर्म वाला है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, फिर हम वीडियो को मर्ज कर देंगे एक साथ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स चैप्टर 8 हिस्ट्री की बुक का। इसके नोट्स हम देख रहे हैं। तो विमेन वाला जो पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो कास्ट जाति, सोशल रिफॉर्म्स यानी कि हमारे समाज में जो बदलाव आ रहे थे उनको ठीक किया जा रहा था। तो राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो राजा राम मोहन रॉय ने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया एक ऐसे लेख का, बुद्धिस्ट लेख का, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुराई करी थी कि भाई जो कास्ट सिस्टम है, ये जाति की व्यवस्था, ये ठीक नहीं है। प्रार्थना समाज एडहेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। तो जो प्रार्थना समाज था वो मानता था कि सारी की सारी जो
जातियां हैं वो सब बराबर हैं। बॉम्बे में परमहंस मंडली को फाउंड किया गया था 1840 में, ताकि ये जो एबोलिशन ऑफ कास्ट है, जो कास्ट जातिवाद है, जाति ये सब चीज़ें हैं, इनको ख़त्म किया जा सके, इसलिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी 1840 में बॉम्बे में। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने स्कूल्स स्टार्ट किए ट्राइबल एरियाज़ में और ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोअर कास्ट मानी जाती थी कि भाई ये तो नीची जाति के हैं, इनको पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहाँ पर जाकर के स्कूल स्थापित किए और काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी की और जस्टिस की डिमांड उठने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नीची कास्ट सो कॉल जिनको नीची कास्ट बोला जाता था उन पर अत्याचार किए जाते थे। जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें लोग जो थे, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा दूसरी स्पेशली जातियां जो थी, वो ये कहने लगे कि ये जो जातिवाद है, ये जाति भेद है, ये सब खत्म होना चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ये 19th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने स्कूल स्थापित करने शुरू कर दिए थे और ट्राइबल इलाकों में तो जो लोअर कास्ट थे उनको मतलब जॉब्स भी देने लगे थे और उनको पढ़ाने भी लगे थे क्रिश्चियन मिशनरीज। तो काफ़ी सारी जॉब्स जो थी, देयर वर प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन सिटी, शहरों में काफ़ी थी, तो इसलिए लोग जो नीची जाति के थे जिनको कुछ समझा नहीं जाता था वो शहरों की तरफ आने लगे। जैसे कि काफ़ी सारे काम हुआ करते थे, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता था, रेलवे का काम होता था, साफ़ सफाई करने का काम, रिक्शा खींचने का काम है, रिक्शा चलाने का काम, ये सारे के सारे काम अब काफ़ी सारे अलग अलग कास्ट के लोग करने लगे थे। कुछ जो हैं वो दूसरे अलग अलग देशों में भी चले गए, जैसे कि मॉरिशस, ट्रिनिडाद, इंडोनेशिया, ताकि वो जो मतलब अपने जो उनके साथ गलत हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है लोअर कास्ट के साथ, उससे वो बचने के लिए अलग अलग देशों में भी चले गए। घासीदास, हरिदास ठाकुर एंड श्री नारायण गुरु। तो श्री नारायण गुरु के बारे में हम देखेंगे। तो गुरु घासीदास के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे थे गुरु घासीदास जी के। तो ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ सनातनी sect icon of Hinduism. In the early 19th century, Ghasidas was a farmer who worked for low caste Indians, particularly the leather workers, and organized a movement. तो जो घासीदास थे उन्होंने जो लोअर कास्ट थी, स्पेशली जो लेदर का काम किया करते थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके फेवर में काम किया, उनका उत्थान के लिए काम किया। हरिदास ठाकुर मथुआ सेक्ट वर्कड इन ईस्टर्न बंगाल। ही वर्कड अमंग द चंदाला कल्टिवेटर्स। तो जो चंदाला कल्टिवेटर्स थे उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और उनके लिए काम किया था। श्री नारायण गुरु वॉज अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट इन द मॉडर्न डे केरला। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट unequal treatment of people on the basis of caste. He believed that all beings belong to same caste. तो जो श्री नारायण गुरु थे इन्होंने भी इजावा कास्ट के लिए, जिसको नीचा माना जाता था केरला में, वहाँ उनके लिए काम किया और उनका ये मानना था श्री नारायण गुरु का कि सारे के सारे जो कास्ट हैं, सारी जातियाँ हैं वो एक ही हैं और एक ही जाति है, वो है मानव जाति, उसके अलावा कोई और जाति नहीं है। गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिराव फूले ने। तो मतलब इनकी जो किताब है गुलामगिरी की, किस तरीके से जो नीची कास्ट जिनको बोला जाता है उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, तो इसमें इन्होंने ये बताया था। गुलामगिरी लिखी है महात्मा ज्योतिराव फूले ने। इनका जन्म हुआ था 1827 में। वॉज वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लोअर कास्ट लीडर्स। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने जो गलत हो रहा था लो कास्ट के खिलाफ उसका आवाज़ उठाई। ही स्टडीड इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल। ही अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम टू सुपीरियरिटी। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे और ये जब ब्राह्मण कहते थे ना कि हम लोग सबसे ऊपर हैं, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि भाई ये सब चीज़ें गलत है, सब समान होते हैं, ऐसा ये कहते थे ज्योतिराव फूले। ही आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरनर्स हु सब्जेक्टेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ कंट्री। इन्होंने जो कहते थे ना कि आर्यन सबसे ऊपर होते हैं, इन्होंने कहा कि आर्यन तो बाहर से आए थे और जो यहाँ के लोग थे उनको इन्होंने आर्यंस ने नीचा बना दिया। मतलब जो आर्यंस यानी कि जो ब्राह्मण हैं और खुद को ऊंचा कहते हैं, ज्योतिराव फूले ने कहा था कि ये लोग तो विदेशी लोग थे और इन लोगों ने हमारे देश पर आकर के कब्जा कर लिया था और जो हमारे देश के लोग थे उनको वो लोग निजी जात बोलने लगे थे। ही सेड दैट द अपर कास्ट हैड नो राइट टू लैंड एंड power and the land belonged to the low caste people who were original inhabitants of the land in the peninsula। तो इनका मानना था, ये कहते थे कि जो अपर कास्ट है वो तो बाहर से आई हुई है, वो हमारे देश की नहीं है और जो ये लो कास्ट है जिनको ये बाहर के आए हुए लोगों ने दबा दिया, उनका ही इस देश पर हक है। इस तरीके की बातें ज्योतिराव फूले बोलते थे। फूले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में MCQs के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक जो समाज है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो ज्योतिराव फूले ने करी थी। इन्होंने कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सारे के सारे जो जातियाँ हैं वो समान हैं, इस धारणा को फैलाने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ही रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब लिखी थी इन्होंने 1873 में। ही डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट
फॉट अगेंस्ट स्लेवरी। आपसे ये भी आ सकता है कि किसको डेडिकेट करी थी इन्होंने ये गुलामगिरी किताब। तो जो अमेरिकन थे, अमेरिका में उस समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो ब्लैक लोग हैं उनसे स्लेवरी, उनको गुलाम बना करके रखा जाता था, उन्होंने जो विद्रोह किया था उसके बारे में, उसकी तारीफ़ करते हुए इन्होंने ये किताब में भी लिखा था और उनको कहा था कि मतलब बहुत अच्छा वहाँ पर हुआ है, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी वहाँ पे अमेरिका में ब्लैक पीपल ने। तो ये है शुद्धि, शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करें। इस तरीके की चीज़ें पहले लिखा होता था मंदिरों में कि भाई शूद्र जो है वो मंदिर में नहीं जा सकते और 100% जो अपर कास्ट है सिर्फ वही मंदिर में जा सकती है। इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर। अंबेडकर का जन्म हुआ था एक महार फैमिली में जिसको नीची जाति समझा जाता था। एज अ रिजल्ट ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट प्रिजुडाइज मेंट इन एवरीडे लाइफ। तो मतलब कास्ट प्रेजुडाइस यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव इन्होंने बचपन से ही सहा। अपने स्कूल में इनको क्लास में सबसे पीछे और ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। अपने स्कूल का जो मतलब इनका वहाँ पे होता था ना, पानी पीने का जो नल होता था, वहाँ से इनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। इनसे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी। तो अंबेडकर ने 1927 में स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट कि भाई कहते थे कि जो शूद्र हैं, नीची जाति हैं, वो मंदिर में नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी शूद्र हैं, जिनको ये अपर कास्ट वाले लोग कहते हैं, ये सवर्ण लोग कहते हैं, नीची जाति के हैं, हम सब मंदिर में जाएंगे। इस मूवमेंट में महार कास्ट के जो फॉलोअर्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस तरीके के इन्होंने मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 से लेकर के 1935 तक खूब चलाए। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइसेस विद इन द सोसाइटी। इनका था कि जो कास्ट के नाम पर जो भेदभाव होते हैं ये नहीं होने चाहिए और ये सबको दिखे, पूरी दुनिया को दिखे कि ये सब कितना गलत हो रहा है। अब आता है 2 मार्च 1913 दलित हिस्ट्री में नासिक कालाराम टेम्पल सत्याग्रह स्टार्टेड। तो मतलब इसमें टेम्पल में एंट्री करी थी। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट फॉर्म्ड अ पाइवोटल रोल इन द दलित मूवमेंट इन इंडिया। तो कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। दादा साहेब भीमराव अंबेडकर, गायकवाड़ और ये लोग सब मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर उसके बाद इन्होंने दलित ने एंटर मतलब करने की परमिशन मांगी थी। मूवमेंट वॉज टू हैव अ राइट टू एंटर द टेम्पल। इट वॉज more towards having equal rights. We don't want to go to the temples though, but we should have rights. तो मतलब ये कहना चाहते थे हमें मंदिर नहीं जाना, मगर ये भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हमें जाना है या नहीं जाना है। मतलब हमें जाने से ही रोक दिया जाए, ये बात तो गलत है। तो ये चाह रहे थे कि हमें समान अधिकार मिले और इसके लिए ही मूवमेंट्स किए गए थे। अब हम पढ़ते हैं ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन्होंने चलाया था। अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसमें यही फिर जो वही थी कि आर्यंस जो थे, जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं, ये बाहर से आए थे नॉर्थ इंडिया में और इन्होंने पूरा का पूरा जो लैंड है वो बाहर से आकर के हड़प लिया था। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर कन्विंस दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर द डिग्निटी। तो ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, जिनको नीची अछूत माना जाता है या फिर नीची जाति का माना जाता है, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर। तो इन्होंने कहा जो अनटचेबल्स है, जिनको नीचा समझा जाता है, वही तमिल साउथ इंडिया का जो सच्चा कल्चर है वो उन्हीं के पास है और उन्हीं को पता है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज एट गॉड गिवन। तो सारे के सारे लोग सोचते हैं कि भाई जो इनइक्वालिटीज़ है, असमानताएं हैं और ये जातिवाद है, ये सब गॉड गिवन है, बट ऐसा नहीं है। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। ये बिल्कुल मतलब हिंदू जो ग्रंथ हैं उसमें जो भी गलत बातें हैं उसके खिलाफ खूब बोला ये करते थे। तो ये इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। हमारे चैप्टर के पूरे नोट्स हो गए हैं। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।